पाटलिपुत्र की गंगा यमुना की घाटियों पर सुबह की स्वर्णिम किरणें फैलती तो साम्राज्य की राजधानी जगमगाने लगती। चंद्रगुप्त मौर्य अब संन्यास लेकर दक्षिण की ओर जा चुका था और मौर्य सिंहासन पर बैठा उसका पुत्र बिंदुसार। ये नाम जितना सरल था उतना ही अद्भुत था उसका शासनकाल, क्योंकि इस सम्राट ने न केवल अपने पिता की विरासत को संभाला बल्कि साम्राज्य को और भी अधिक विशाल बना दिया। बिंदुसार का जन्म चंद्रगुप्त और मौर्य वंश की रानी दुर्धरा से हुआ था। बाल्यकाल से ही वह चाणक्य की देखरेख में पला। यही कारण था कि उसके व्यक्तित्व में राजनीति की गहराई और प्रशासन की सूझबूझ दिखाई देती थी। चंद्रगुप्त की वीरता और चाणक्य का मार्गदर्शन दोनों ही बिंदुसार को मिला और यही उसे मौर्य सिंहासन का योग्य उत्तराधिकारी बनाता था। बिंदुसार का शासनकाल लगभग 298 बीसी से 273 बीसी तक माना जाता है। जब उसने गद्दी संभाली तो साम्राज्य पहले से ही उत्तर पश्चिम से बंगाल तक फैला हुआ था। अब उसका लक्ष्य था दक्षिण। इतिहास बताता है कि बिंदुसार ने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक विस्तार दिया। कहा जाता है कि उसने लगभग 16 राज्यों को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इनमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र भी सम्मिलित थे। केवल चोल, पांड्य और केरल की धरती ही उसके साम्राज्य से बाहर रही। दक्षिण के इस अभियान ने मौर्य साम्राज्य को इतना विशाल बना दिया कि वह हिमालय से लेकर प्रायद्वीपीय भारत तक फैल गया। बिंदुसार को इतिहास में अमित्रघात, दुश्मनों का संहार करने वाला कहा गया है। यह उपाधि दर्शाती है कि उसने केवल विजय ही नहीं प्राप्त की बल्कि शत्रुओं के भय को भी दूर कर दिया। उसका शासन केवल तलवार के बल पर नहीं बल्कि कूटनीति और सांस्कृतिक संपर्क पर भी आधारित था। कहा जाता है कि बिंदुसार ने मिस्र, सीरिया और ग्रीस तक अपने संबंध स्थापित किए। उस समय सीरिया का शासक था एंटियोकस I, जिसने बिंदुसार को उपहार स्वरूप मीठी शराब, सूखी अंजीर और दार्शनिक भेजने की पेशकश की थी। किंतु बिंदुसार ने बड़ी रोचकता से केवल अंजीर स्वीकार की, बाकी चीजों को अस्वीकार कर दिया। ये घटना दर्शाती है कि मौर्य साम्राज्य न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक और व्यापारिक दृष्टि से भी भूमध्य सागर की सभ्यताओं से जुड़ा हुआ था। विदेशी दूतों में डायमेकस डिमचस का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वह सीरिया के शासक का प्रतिनिधि बनकर पाटलिपुत्र आया था। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय भारत और यूनानी दुनिया के बीच निरंतर कूटनीतिक और सांस्कृतिक संपर्क बना हुआ था। बिंदुसार का प्रशासन भी चंद्रगुप्त की तरह सुदृढ़ था। उसने पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाए रखा। प्रांतों में राजकुमारों या विश्वस्त मंत्रियों को नियुक्त किया गया। उसका शासन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उसके समय कोई बड़ा विद्रोह या संकट नहीं हुआ। उसका ध्यान विस्तार, व्यवस्था और साम्राज्य की स्थिरता पर केंद्रित था। बिंदुसार के निजी जीवन की झलक भी इतिहास में मिलती है। उसके कई पुत्र थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध था अशोक। किंतु उस समय ये स्पष्ट नहीं था कि भविष्य का सम्राट कौन होगा। दरबार में उत्तराधिकार की राजनीति धीरे धीरे आकार ले रही थी और यही राजनीति आगे चलकर मौर्य इतिहास का सबसे रोमांचक अध्याय बनने वाली थी। बिंदुसार ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक साम्राज्य की शक्ति और वैभव को बनाए रखा। लगभग 25 वर्षों तक शासन करने के बाद लगभग 273 बीसी उसने देह त्याग किया। उसके निधन के साथ ही मौर्य साम्राज्य का एक नया युग शुरू हुआ, अशोक का युग, जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को अपने आदर्शों और नीतियों से प्रभावित किया। बिंदुसार को इतिहास में एक ऐसे सम्राट के रूप में याद किया जाता है जिसने चंद्रगुप्त की नींव पर साम्राज्य को और ऊंचाई दी और अशोक के लिए मंच तैयार किया। पाटलिपुत्र का राजमहल उस समय मानो एक शतरंज की बिसात बन चुका था। सम्राट बिंदुसार का जीवन अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था और दरबार के गलियारों में उत्तराधिकार की फुसफुसाहट गूंज रही थी। बिंदुसार के अनेक पुत्र थे, कुछ रानियों से, कुछ उपपत्नियों से। सभी अपने अपने अधिकार के लिए लालायित थे। उनमें से एक था अशोक, जिसका नाम आगे चलकर इतिहास को बदलने वाला था। अशोक का जन्म बिंदुसार और रानी सुभद्रांगी से हुआ था। किंवदंती कहती है कि वह राजमहल में बहुत प्रिय नहीं था। उसकी मां कुलीन वंश की नहीं थी, इस कारण अशोक अक्सर दरबारी षड्यंत्रों और तिरस्कार का शिकार होता था। परंतु उसके भीतर एक ऐसी आभा थी जिसे अनदेखा करना असंभव था। बचपन से ही उसमें तेज बुद्धि, दृढ़ संकल्प और साहस झलकता था।
चाणक्य तो अब नहीं थे, किंतु उनकी राजनीतिक परंपरा जीवित थी। अशोक ने राजनीति, युद्ध और प्रशासन की शिक्षा उसी अनुशासन और कठोरता से प्राप्त की। वह अपने भाइयों में सबसे अलग था, निडर, स्पष्टवादी और जनता के करीब। कहा जाता है कि उसे चंड अशोक कहा जाता था, क्योंकि उसकी आंखों में क्रोध और हृदय में अपार महत्वाकांक्षा थी। युवा होते होते अशोक को दक्कन के अवती प्रदेश उज्जैन का शासन सौंपा गया। वहां उसने अपनी प्रशासनिक कुशलता का परिचय दिया। वह सख्त था, लेकिन न्यायप्रिय भी। उसने कर व्यवस्था सुधार दी, व्यापार को बढ़ावा दिया और अपराधियों पर कठोर दंड लगाया। यही कठोरता उसे चंड कहे जाने का कारण बनी। लेकिन उसका असली परिचय युद्ध के मैदान में हुआ। बिंदुसार ने जब उसे तक्षशिला में विद्रोह दबाने भेजा, तो अशोक ने अद्भुत सैन्य कौशल दिखाया। तक्षशिला के लोग करों और अधिकारियों के अत्याचार से तंग आकर विद्रोह कर चुके थे। अशोक ने वहां पहुंचते ही स्थिति का जायजा लिया। वह केवल तलवार चलाने वाला नहीं था, बल्कि रणनीति का भी माहिर था। उसने सैनिकों को संगठित किया, जनता से बातचीत की और विद्रोहियों को कुचल डाला। यह उसका पहला बड़ा अभियान था, जिसने उसे साम्राज्य का सबसे सक्षम राजकुमार सिद्ध किया। लेकिन दरबार में यह सफलता उसके लिए बोझ भी बन गई। उसके भाई सुसिम, जो उत्तराधिकारी बनने की चाह रखते थे, अशोक से ईर्ष्या करने लगे। धीरे धीरे महल की राजनीति और गहरी होती गई। बिंदुसार वृद्ध हो चुके थे और उत्तराधिकार को लेकर दरबारियों में खींचतान शुरू हो गई थी। इसी बीच बिंदुसार का निधन हुआ। पाटलिपुत्र का राजमहल अब युद्ध भूमि में बदल गया। इतिहासकार बताते हैं कि अशोक और उसके भाइयों के बीच सत्ता संघर्ष छिड़ गया। कहा जाता है कि अशोक ने इस संघर्ष में कई भाइयों को परास्त किया और अंततः लगभग 273 बीसी में पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा। सिंहासन पर बैठते ही अशोक ने अपने व्यक्तित्व की दो तस्वीरें प्रस्तुत की। एक तरफ वह प्रशासन में कठोर और अनुशासन प्रिय था, तो दूसरी ओर वह युद्धप्रिय और महत्वाकांक्षी सम्राट भी था। उसका पहला लक्ष्य था साम्राज्य की शक्ति को और फैलाना। उसने पहले आंतरिक शत्रुओं को शांत किया, विद्रोही प्रांतों में प्रशासन को मजबूत किया, अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया और कर संग्रह की व्यवस्था सुधारी। फिर उसने पश्चिम और दक्षिण की ओर सेना भेजी। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, मौर्य साम्राज्य को उस सीमा तक फैलाना जहां तक मानव बसते हो। इन आरंभिक वर्षों में अशोक का शासन भय और कठोरता का पर्याय था। कहा जाता है कि वह किसी भी विद्रोही को दया दृष्टि से नहीं देखता था। यही कारण था कि उसे चंड अशोक कहा गया। लेकिन ये तो उसकी गाथा की शुरुआत थी। असली मोड़ तो तब आने वाला था जब वह कलिंग युद्ध के मैदान में उतरेगा। वहां से उसकी जीवन यात्रा क्रूरता से करुणा, हिंसा से धर्म और साम्राज्यवाद से मानवतावाद की ओर मुड़ेगी। फिलहाल पाटलिपुत्र में उसका राजतिलक हो चुका था। प्रजा भय और उत्सुकता से भरे मन से अपने नए सम्राट को देख रही थी। ये सम्राट इतिहास को केवल तलवार से नहीं, बल्कि विचारों से भी आकार देने वाला था। पाटलिपुत्र का राजमहल अब अशोक की सत्ता का केंद्र था। उसके आदेश पर सेना हर दिशा में विजय के लिए निकलती। मौर्य साम्राज्य का विस्तार हिमालय से नर्मदा तक और पश्चिम से बंगाल तक हो चुका था। किंतु एक भूभाग अब भी स्वतंत्र था, कलिंग। ये वही प्रदेश था जो आज का उड़ीसा कहलाता है। कलिंग न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि उसका समुद्री व्यापार भी सम्राटों की आंखों में चमक पैदा करता था। बंगाल की खाड़ी पर बसे इस प्रदेश से दक्षिण पूर्व एशिया तक जहाज जाते थे। अशोक जानता था कि यदि कलिंग पर विजय नहीं मिली, तो उसका साम्राज्य अपूर्ण रहेगा। और इस प्रकार इतिहास की सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक की शुरुआत हुई। अशोक ने अपनी सेना को संगठित किया, लाखों पैदल सैनिक, हजारों घुड़सवार, रथ और विशाल हाथियों का दल। अशोक स्वयं अग्रिम मोर्चे पर खड़ा था। उसकी आंखों में वही कठोर चमक थी जो पहले विद्रोहों को दबाने के समय दिखी थी। कलिंग भी कोई साधारण राज्य नहीं था। उसकी जनता स्वतंत्रता प्रेमी थी। वहां के लोग अपने छोटे से भूभाग पर गर्व करते थे और अपने घरों की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार थे। जब अशोक की सेना कलिंग की सीमा पर पहुंची, तो वहां के पुरुष ही नहीं, स्त्रियां और युवा भी हथियार लेकर खड़े हो गए। युद्ध का नगाड़ा बजा। गंगा यमुना की घाटियों से आए सैनिकों और कलिंग के स्वतंत्रता प्रेमियों के बीच टकराव शुरू हुआ। हाथियों की गर्जना, रथों की खड़खड़ाहट और तलवारों की टंकार से धरती कांप उठी। नदियां खून से लाल हो गईं
और आकाश में धूल और धुएं का कुहासा फैल गया। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। अशोक की सेना संख्या और सामर्थ्य में भारी थी। धीरे धीरे कलिंग की धरती पर मौर्यों का कब्जा होने लगा, किंतु यह विजय आसान नहीं थी। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, 1.5 लाख कैदी बनाए गए और अनेकों लोग अपने घरों से उजड़ गए। अशोक विजयी तो हुआ, परंतु जब उसने युद्ध भूमि पर कदम रखा तो उसकी आंखों के सामने एक भयावह दृश्य था। चारों ओर लाशें बिखरी थी। माताएं अपने मरे हुए पुत्रों को सीने से लगाए विलाप कर रही थी, स्त्रियां विधवा हो चुकी थी, बच्चे अनाथ होकर रो रहे थे। कलिंग की धरती पर विजय का झंडा तो लहरा रहा था, पर हवा में बारूद और रक्त की गंध घुली थी। अशोक ठिठक गया। उसके मन में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। ये वही सम्राट था जिसे लोग चंड अशोक कहते थे, पर आज उसकी कठोर आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने स्वयं स्वीकार किया कि कलिंग की विजय उसकी सबसे बड़ी हार है। यही वह क्षण था जिसने अशोक के जीवन की दिशा बदल दी। उसने महसूस किया कि तलवार से साम्राज्य तो जीता जा सकता है, परंतु हृदय नहीं। रक्त से शक्ति पाई जा सकती है, परंतु स्थायी शांति नहीं। कलिंग की त्रासदी ने अशोक को अंदर से तोड़ दिया। उसने अपने महलों की ओर लौटते समय मन ही मन प्रण लिया कि अब वह विजय केवल युद्ध भूमि पर नहीं, बल्कि आत्माओं के भीतर करेगा। और इस प्रकार मौर्य इतिहास ने करवट ली। अशोक धीरे धीरे बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होने लगा। वह भिक्षुओं से मिलने लगा, उपदेश सुनने लगा और करुणा तथा अहिंसा के मार्ग को समझने लगा। पाटलिपुत्र लौटकर उसने दरबार में घोषणा की कि अब से साम्राज्य की सबसे बड़ी नीति होगी धम्मधर्म। उसने कहा कि उसका उद्देश्य अब रक्तपात नहीं, बल्कि शांति, सहिष्णुता और दया है। कलिंग युद्ध केवल एक विजय नहीं था, वह भारतीय इतिहास का वह मोड़ था जिसने एक क्रूर सम्राट को धम्माशोक बना दिया और भारत को ऐसी विचारधारा दी जिसने आने वाले सदियों तक एशिया और दुनिया को प्रभावित किया।